प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जर्मनी में नाजीवाद के विषय में चर्चा करेंगे। नाजीवाद दरअसल सर्वाधिकारीवादी विचारधारा और सर्वसत्तावादी विचारधारा का प्रतिरूप था, जिसका प्रणेता एडोल्फ हिटलर था। नाजीवादी दल के शासन की प्रकृति स्वरूप को इन बिंदुओं में विवेचित किया जा सकता है। बोल्शेविक या फासिज्म की नकल, पुनरुत्थानवादी, एकात्मक, श्रेष्ठतावादी, राष्ट्रीय समाजवादी, सैन्यवादी, युद्धवादी और साम्राज्यवादी, साम्यवाद विरोधी, प्रजातीय और नस्लवादी, अवसरवादी, आतंकवादी, अधिनायकवादी, उग्र राष्ट्रवादी, रहस्यवादी देवत्ववादी और सर्वसत्तावादी सर्वाधिकारवादी यह विचारधारा थी। जर्मनी में इस विचारधारा के उदय के अनेक कारण थे। पहला, प्रथम विश्व युद्ध में पराजय से उपजा नैराश्य। दूसरा, वर्साय की संधि के अपमान की दुखद स्मृतियाँ। वर्साय की संधि के अन्यायपूर्ण प्रावधान, जर्मनी का भेदभावपूर्ण निशस्त्रीकरण, आरोपित गणतांत्रिक व्यवस्था, अस्थिर और अकर्मण्य सरकारें, राजनीतिक जोड़ तोड़ से बनी सरकारें, गैर नाजी दलों में फूट, कटुता और वैमनस्य, आर्थिक मंदी के संकट से उपजी निराशा, वीर पूजक परंपरा एवं जर्मनी की सैनिक मनोवृत्ति, साम्यवाद का हवा, यहूदियों को बलि का बकरा बनाया जाना, मध्यम वर्ग, युवाओं और पूर्व सैनिकों का सक्रिय समर्थन, नाजी दल का आतंक, नाजी दल का आकर्षक कार्यक्रम, नाजी दल द्वारा चलाया गया प्रोपेगंडा, पोपेन का षड्यंत्र, राइखस्टैग भवन का अग्निकांड, हिटलर का करिश्माई नेतृत्व, इन सब कारणों से नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। नाजीवाद के उत्कर्ष के अनेक परिणाम हुए, जैसे जर्मनी के अंदर वाइमर गणतंत्र का विनाश हो गया, हिटलर के अधिनायकवाद की स्थापना हो गई और नाजी दल के अतिरिक्त सभी दलों का विघटन हो गया। समस्त राजनीतिक संस्थाओं का नाजीकरण हो गया, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा का नाजीकरण हो गया, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन कर दिया गया, यहूदियों का दमन हुआ, सेना का विस्तार एवं पुनर्शस्त्रीकरण किया गया, उग्र विदेश नीति का अवलंबन किया गया, सरकार की स्थिरता बढ़ गई, यौद्धिक अर्थव्यवस्था का संगठन में आर्थिक प्रगति हुई। जर्मनी के समानांतर इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हुए। पहला, वर्साय आदि शांति संधियों को खतरा उपस्थित हो गया। पड़ोसी दुर्बल राज्यों को जर्मनी की विस्तारवादी आकांक्षा का शिकार बनना पड़ा। राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। निशस्त्रीकरण सम्मेलन सहित निशस्त्रीकरण प्रयत्नों को आघात पहुंचा। सर्वसत्तावादी राज्यों का गठजोड़ हुआ। यौद्धिक एवं साम्राज्यवादी भावनाओं को प्रोत्साहन मिला। पश्चिमी शक्तियों द्वारा तुष्टीकरण की नीति को विकसित किया गया और परिणाम स्वरूप अंततः न केवल द्वितीय विश्व महायुद्ध आरंभ हुआ और अब तो पूरे विश्व का वातावरण एक तरह से दूषित हो गया। नाजी दल द्वारा हिटलर के नेतृत्व में सत्ता प्राप्ति के पश्चात अनेक जर्मनी की नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। यथा गृह नीति के अंतर्गत राइखस्टैग यानी लोकसभा में नाजी बहुमत हेतु हिटलर ने ये किन प्रकार प्रयत्न किए। उसने संवैधानिक छेड़छाड़ करते हुए वैधानिक शक्तियाँ हड़प लीं। राजनीतिक दलों विरोधियों का सफाया करते हुए नाजी दल के अतिरिक्त अन्य सभी दलों को भंग कर दिया गया। इसके समानांतर तृतीय साम्राज्य का निर्माण और वाइमर गणतंत्र का विनाश कर दिया गया। एकात्मक शासन का विकास किया गया। प्रशासन का नाजीकरण कर दिया गया। उद्योग, वाणिज्य, कृषि, परिवहन, वित्त, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति सभी विभाग नाजी दल के नियंत्रण में आ गए। लोकमत का अपहरण करते हुए प्रोपेगंडा फैलाया गया। हिटलर का सहयोगी डॉक्टर पॉल जोसेफ गोएबल्स प्रोपेगंडा में सिद्धहस्त था। निशस्त्रीकरण सम्मेलन से पृथक होने, राष्ट्रसंघ छोड़ने के नाजी सरकार के निर्णय पर नवंबर 1933 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में चतुराईपूर्ण जनमत संग्रह कराया गया। लंगसम के अनुसार इसमें 96% पात्र मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 93% ने सरकार नीति पर समर्थन का ठप्पा लगा दिया। इस प्रकार लोकमत का चतुराईपूर्वक अपहरण कर लिया गया। संस्थाओं के स्वायत्तता एवं व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन किया गया। सैन्य सुदृढ़ीकरण करते हुए जर्मनी को सैनिक
करण के मार्ग पर डाल दिया गया। जर्मनी की ट्रेड यूनियनें मार्क्सवाद से प्रभावित थीं। नाजियों ने इनकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न किया। 1933 में सभी श्रमिक संघों को भंग कर दिया गया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। नियोक्ता संघों को भी 1934 में भंग कर दिया गया। आर्थिक प्रगति हुई। हिटलर सौभाग्यशाली था कि आर्थिक मंदी कारण उसका उत्कर्ष संभव हुआ, परंतु उसकी सत्ता संभालने तक मंदी की दुखद स्मृतियां ही शेष रही। यह उसका सौभाग्य था। बेरोजगारी सर्वाधिक कष्टदायक समस्या थी, लेकिन 1934 तक इनकी संख्या घटकर 40 लाख और 1935 में 17.5 लाख रह गई। 1938 में केवल 3.38 लाख लोग बेरोजगार थे, जिसमें ज्यादातर नियुक्ति योग्य नहीं थे। इसका हिटलर ने लाभ उठाया। सांस्कृतिक हस्तक्षेप करते हुए जर्मन संस्कृति, साहित्य, प्रेस, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, नाटक, सिनेमा, रेडियो के समन्वय का कार्य डॉक्टर गॉयबल्स के नेतृत्व में गठित राइख कल्चर चैम्बर को सुपुर्द कर दिया गया। गैर जर्मन जातियों का प्रजाति उत्पीड़न किया गया। नाजीवाद आर्य श्रेष्ठत्व पर टिका हुआ था। यह नस्लीय दृष्टिकोण स्वभावतः नकारात्मक था। यहूदियों के प्रति कटु घृणा का भाव नाजीवाद के जन्म, विकास और अंततः पतन का कारण बना। 1938 के अंत में जर्मनी में एक भी कार्यरत डॉक्टर, नर्स, प्रोफेसर, अध्यापक, जज, वकील, बाबू या नोटरी नहीं बचा जो यहूदी हो या नाजी विरोधी आर्य। धार्मिक नीति के अंतर्गत हिटलर चर्च पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण का पक्षधर था। वह तो स्वयं मानो एक नए संप्रदाय नाजी का प्रवर्तक था। सबको अपने समुदाय में मतांतरण या धर्मांतरण करना उसकी धार्मिक नीति का लक्ष्य था। हिटलर की विदेश नीति के अंतर्गत हिटलर की विदेश नीति के लक्ष्य जर्मन मूल के सब लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार द्वारा एक महान जर्मनी में संगठित करना, वर्षा सेंट जर्मन की शांति संधियों का निराकरण करना, जनता के भरण पोषण और अधिक आबादी के बसने के लिए क्षेत्र प्राप्त करना, इस तरह जर्मनी की विस्तारवादी नीति को बढ़ाना था। लक्ष्य प्राप्ति हेतु हिटलर ने वैदेशिक नीति क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का 1933 में बहिष्कार किया। राष्ट्रसंघ को 1933 में छोड़ दिया। चतुर्शक्ति समझौता 1933 में ही किया गया। इटली, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन के साथ मुसोलिनी की पहल पर पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता 1934 ईस्वी में उसने किया। हिटलर ने इस प्रकार विश्व जनमत को झांसे में रखते हुए अपनी प्रगति जारी रखी। जनमत संग्रह द्वारा 1935 में उसने सार को वापस प्राप्त कर लिया। पुनर्शस्त्रीकरण 1935 ईस्वी के द्वारा अब जर्मनी के शस्त्रीकरण के ऊपर से प्रतिबंध हटवा लिए गए। एंग्लो जर्मन नौसैनिक समझौता 1935 ईस्वी में किया गया। राइनलैंड का सन्नीकरण 1936 ईस्वी में करने की ओर वो अग्रसर हो गया और ब्रिटेन उसकी तुष्टिकरण करता रहा। 1937 में रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी का निर्माण किया गया। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण करते हुए उसे हड़प लिया। 1939 में चेकोस्लोवाकिया को हस्तगत कर लिया और ब्रिटेन का चैम्बरलैन केवल तुष्टिकरण करता रहा। चेकोस्लोवाकिया अंग भंग म्यूनिख समझौते के द्वारा किया गया, जिसे यूरोपीय राज्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई और हिटलर अपनी महत्वाकांक्षा के मार्ग पर बढ़ता रहा। चेकोस्लोवाकिया का अंत अंततः 1939 में कर दिया गया। मेमल पर 1939 में उसने अधिकार कर लिया। इटली के साथ फौलादी समझौता 1939 ईस्वी में किया गया। लघु देशों के साथ अनाक्रमण समझौते 1939 ईस्वी में किए गए। सोवियत संघ के साथ हिटलर ने अनाक्रमण समझौता 1939 ईस्वी में किया और इस तरह उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और पोलैंड पर सितंबर 1939 में उसने आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट हो गया। इस प्रकार नाजीवादी विचारधारा जर्मनी में पनपी और उसने जर्मनी को सर्वशक्तिवान बनाकर अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया, जो जर्मनी के अंत का कारण बना। धन्यवाद।